हेलो बेटो, कैसे हो? बढ़िया सब? कोई दिक्कत अगर कोई भी हो तो मैं हूँ आपके लिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, जेई हो, नीट हो, सब के लिए मैं हूँ आपके साथ। ठीक है? तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा क्लास 10th के जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट है क्या, आखिर वो होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कैसे मतलब कि हम उसको अलग अलग तरीके से चाहे रिप्रेजेंट करना है, चाहे कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे जान सकते हैं कि आखिर करंट क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है उसका एप्लीकेशंस, यानी कि हमको करंट कैसे मेजर करना होता है। तो मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं, उस डिवाइसेस के बारे में हम एप्लीकेशन में जानेंगे। और तीसरा है कन्वर्जन चार्ट बेटा, जो कि इस इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक के अंदर वो कवर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक अच्छा सा टॉपिक मैं दे देता हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल जो करना होता है उसमें आपको आसानी मिलेगी। ठीक है? और फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा करके कि कैसे आप न्यूमेरिकल को और आसान बना सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का। तो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सबसे पहला सवाल बनता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, क्योंकि हम क्लास 10 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, बस सिंपल डेफिनेशन है बेटा इसका। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, बहुत ज़्यादा इसमें आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आप इस नोट्स के तहत जो मैं आपको बनवा रहा हूँ उसके तहत चलते जाओ, आप एकदम छप्पर फाड़ दोगे नंबर में। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? आई से, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और साथ में इसका फॉर्मूला बनता है जो हमारे सामने, वो होता है I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज है यानी Q अपॉन पर यूनिट टाइम है T। तो हमारे सामने ये जो फॉर्मूला बन के निकल के आता है वो है करेंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है? तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को ही हमने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई इशू नहीं होगी बेटा, एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? वो होता है एम्पियर। ठीक है? वो होता है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट के बारे में बताया था हमें। तो उन्होंने सोचा कि एवे हमें क्यों घूम रहे हो, यूनिट के लिए, साइंस के लिए मेरे नाम को ही रख लो। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो भाई, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें साइंस की दुनिया में कुछ सिखाने को गए हैं, तो चलो इनको सम्मान में इनका नाम रख लेते हैं। तो ही से एसआई यूनिट हमने एम्पियर जाना। ठीक है? क्योंकि इनका भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के मतलब कि आपके समय में, ज़माने में, कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा योगदान है, इस वजह से हम इन्हें ट्रिब्यूट देते हैं उनका नाम देके। तो क्या यही है? इससे क्या जानेंगे कि यार क्या है, कैसे है? अगर जिसको याद ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉर्मूले से हम एक और यूनिट निकालते हैं। तो फॉर्मूले में Q का यूनिट क्या होता है? हमने सबसे पहले वाले वीडियो में चार्ज वाला बताया था कि Q का यूनिट होता है कूलम, और T का मतलब टाइम, और टाइम का होता है SI यूनिट सेकेंड। तो जो आपका एक और आपका बनेगा मतलब कि करंट का SI यूनिट, उसको हम कह सकते हैं कूलम पर सेकेंड। ठीक है? हमारे पास 2 SI यूनिट हो गए। और
ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी आपसे कोई पूछे बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो बोलेंगे एकदम टेंशन फ्री होके, सर द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो सर पूछेंगे ये क्या मतलब है बेटा, तो कहना है सर अगर एक कंडक्टर है, ठीक कंडक्टर है, और कंडक्टर के बारे में मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, कंडक्टर का मतलब होता है मेटल्स। क्या होता है? मेटल्स। और मेटल्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, सी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का समंदर हो उसके अंदर, तभी तो मेटल कहते हैं। और इसके डिटेल के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें बेटा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि आखिर इलेक्ट्रॉन का समंदर आया तो आया कैसे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे जाएंगे और आप उसको देख सकते हैं उन वीडियो को। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का समंदर है, यानी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर भर के हैं, और जब भर भर के हैं और ये कंटिन्यूसली क्या है, मोशन में, मतलब हिलते डुलते रहते हैं ऐसे ऐसे। पर जो ही इसके अंदर हम यहाँ से कुछ पोटेंशियल या करंट यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इनका जो मोशन होता है ना, फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो डायरेक्शन सिंगल हो जाता है, मतलब एक डायरेक्शन में इनका फ्लोनेस होने लगता है। तो अब जैसे इधर उधर वो भाग रहे थे, अब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में ये क्या करते हैं, भागते हैं स्ट्रेट लाइन में। किधर की तरफ भागते हैं, तो एक चीज़ गौर करेंगे, अगर ये बैटरी है, ये है बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन ये है बेटा, गौर करना, करंट का डायरेक्शन अगर ये है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा करंट के अपोजिट होता है। गौर करना ये बात को, अगर बैटरी का डायरेक्शन पावर देने का प्लस से माइनस होता है, यानी हम हमेशा समझते हैं कि एक बैटरी में जहाँ एक प्लस पोल होता है एक माइनस पोल होता है, और प्लस से ही करंट निकलता है और माइनस में जाके मिल जाता है, ये हम मानते हैं। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन की बात करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन लाना है बेटा, फोकस करना है। जब भी मैं बोलूँ बेटा फोकस, तो तुरंत आप एक लंबी सी सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे, और ऐसा करने से आप 2 से 5 सेकंड के लिए तुरंत कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोग आते हैं बेटा वापस, क्या है कि जब हमने बोला फोकस, आपने तुरंत फोकस किया, आपने इमेजिनेशन किया, इमेजिनेशन में बिहाइंड द सीन देखा कि हमको ऊपर से ये पता चलता है ना कि बैटरी लगाओ तो प्लस से कुछ जाता है और इस तरह को कंप्लीट कर देता है, और ऐसे करके जो होता है वो करंट मोशन में हो जाता है, ऐसे ही हमें पता है। लेकिन इंटरनली अगर देखो तो ये इलेक्ट्रॉन पहले आता है, कहाँ से आता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा 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 निकलेगा, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, जो ही इस पॉइंट को दल्ले छू कहेगा, कबड्डी खेला बेटा, छू के आते हैं भाग के, जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसके पार आते हुए जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल को दल्ले छू किया, यानी टच करा, तुरंत यहाँ से एक वेव निकलती है, उस वेव को कह सकते हैं हम लोग करंट, और जिसको हम समझते हैं कि हाँ बत्ती जल रही है, अब करंट मोशन में है, यानी करंट चल रहा है, बत्ती काम कर रहा है, इसका मतलब लाइट है। तो हम तो केवल बेटा ऊपरी भाग देखते हैं कि लाइट आई लाइट गई, लाइट आई लाइट गई, लेकिन जब बिहाइंड द सीन हम देखते हैं, जब इंटरनल बातें देखते हैं, तो देखते हैं कि सब रोल तो इलेक्ट्रॉन का है, यानी इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है करंट के मोशन का। तो जब हमारे पास ये आता है सिस्टम, यानी ये जो डेफिनेशन आता है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, तो चार्ज वो है क्या, वो है नेगेटिव चार्ज। गौर से देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंसी है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी हमारे सामने एक और डेफिनेशन आ गया। ओके, तो बेटा अगर हम जेई नीट का अगर हम बेसिक की बात करें, तो ये क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ
व्हेन वी कनेक्ट द मेटल टू अ बैटरी। तो क्या बताएंगे आप? हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन होगा वो हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा करंट के अपोजिट होगा। समझ में आ जाना चाहिए। ओके, ये बातें समझ में आई? क्लियर? आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ने के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने फॉर्मूला है और फॉर्मूला को देखते ही मन में लालच आ जाता है कि क्या क्वेश्चन एक तो कर ही लो, ताकि एकदम मारपीट के बराबर कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर किसी वायर से 20 कूलम चार्ज मूव कर रहा है 10 सेकेंड में, यानी यहाँ पे दे दिया है Q और यहाँ पे दे दिया आपको T, तो पूछेगा व्हाट इज द करंट बेटा? तो बोलेंगे चार्ज अपॉन टाइम। कितना है? 20 कूलम 10 सेकेंड, 10 दूना 20, यानी कि करंट कितना आया? 2 एम्पियर या फिर 2 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, आप भी अपने तरफ से ट्राई कर सकते हो। बुक्स में मेंशन होते हैं क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन मैं भी लिख देता हूँ अभी। जस्ट लेट सपोज कर लो, थोड़ा सा इसका अलग करके लिखते हैं हम लोग। जैसे इसमें मैंने Q और T दे दिया, I पूछा था, अब मैंने I दे दिया। I इज इक्वल टू 5 एम्पियर और टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो बताओ बेटा कि व्हाट इज द चार्ज? ओके, तो कैसे? थोड़ा सा समझ लो 10 सेकेंड का और सॉल्व करके हमको आंसर बताओ। ठीक है, पॉज कर लो क्योंकि मैं अब सॉल्व करूंगा। 10 सेकेंड हो गए, आपने 10 सेकेंड क्या 20 सेकेंड ले लो, 30 सेकेंड ले लो, कोई बात नहीं चलेगा, अभी स्टार्टिंग है हम लोग का। आंसर आया, अब आंसर मिलाओ क्योंकि मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमको निकालना है Q, तो यानी Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हो, और Q की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी है 5 और T की वैल्यू है 10, यानी कितना आ गया 50 कूलम। आ गया, सिंपल था, मज़ा आया। और भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग अपने। आप लोग बुक का प्रेफरेंस लेंगे, एनसीईआरटी ले सकते हैं, और भी साइट्स बुक जो आपके पास आपके स्कूलों में चलाई जाती हैं आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी कोई टेंशन नहीं, आप हमारे तरीके को अपनाइएगा और एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जाना इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट, फार्मूले, इलेक्ट्रॉन यानी कौन जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, यानी करंट फ्लो करने कौन जिम्मेदार होता है बेटा? दिमाग में नोट कर लो, कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये बेसिक जब आप जैसे मान चलो कि 10th और 12th करके जब आप निकलते हो बाहर की तरफ और कहते हो कि मुझे IIT JEE की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो वहाँ पर जाते हो तो ये पढ़ाया जाता है। अब कहते हो यार ये था कहाँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं। तो मैंने कहा कि चलो आपके लिए ऐसा बनाया जाता है कि आप बेसिक से, यानी कि अब छोटे क्लास और 10th से ही आपको मैंने प्रिपरेशन कराना शुरू कर दूं JEE नीट का, ताकि आपको कोई तकलीफ ही ना हो उस चीज़ का, और हर एक छोटी छोटी बातों को मैं गौर करूं जो कि बेसिक तौर पे समझा जाता है, ताकि आपका बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा ही बनेगी, नहीं बनेगी कुछ भी बना लो यार, तो आपके ऊपर है। चलो, तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद अब हम किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन पर ध्यान देते हैं। बेटा तो लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा तो पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो। बेटा मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, हाँ बहुत बुरा। चलो एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या है? व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन? यानी उसका यूज़, उसका उपयोग कहाँ करते हैं? चाहे हमको और करंट को नापना हो, मेजरमेंट करना हो कि आखिर करंट कितना जा रहा है, कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्यों आ रहा है भाई, क्यों जा रहा है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस, इसका नाम क्या है? एमीटर। एमीटर का मतलब अगर अलग भाषा में समझो तो उसको बोलते हैं एम्पियर मीटर। क्या बोलते हैं? एम्पियर मीटर। दोनों बातें एक ही हैं, एमीटर बोलो या फिर एम्पियर मीटर बोलो, दोनों में हम क्या नापते हैं? दोनों में हम एक ही चीज़ नापते हैं, इसको बोलते हैं करंट। ठीक है, दोनों में हम एक ही चीज़ नापते हैं, करंट को। अब ये दिखने में कैसा होता है? तो दिखने में ये ना या तो गोल हो सकता है
या तो चौकोर हो सकता है। ठीक है, गोल वाले में यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे सुई होगी, यहाँ पे ए लिखा होगा, और चौकोर वाले में यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे सुई होगी ऐसे करके और यहाँ पे लिखा होगा ए। ठीक है, एक बात गौर करना, एमीटर में एम्पियर मीटर में दोनों केस में ए लिखा होता है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास है गोल वाला है बेटा, अभी गोल वाला ही मैं जुगाड़ पाया हूँ, आपको फिर बाकी मैं दिखा दूंगा। थोड़ा सा इसका स्थिति सही नहीं है लेकिन फिर भी मैं दिखाई देता हूँ आपको। देखो गौर से, देखो ये देखो, एक चीज़ देखना है, तो ए लिखा हुआ है, ए माने होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, ए माने होता है एम्पियर मीटर, और इसमें एक सुई है और देख सकते हो 2 4 6 8 10 लिखा है, यानी ये जो एम्पियर मीटर है वो 10 एम्पियर मीटर है, यानी 10 एम्पियर तक नाप सकता है। और अगर पीछे देखो तो पीछे ये कुछ नहीं है, खाली है, यानी कि ये सिंपल वायर है और वायर ले जाके जोड़ते हैं। तो एक चीज़ और आपको जानने को यहाँ पे मिला कि जो एम्पियर मीटर होता है ना, उसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है, एम्पियर मीटर में भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसको बोल सकते हैं रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है और रजिस्टर एक डिवाइस है। इसका अगर ठेठ में मतलब सुनो ना, तो कोई प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक का मतलब कि तुम आगे तरफ बढ़ रहे हो, अब कोई तुमको धक्का दे रहा है पीछे की तरफ कि बेटा तुमको आगे नहीं बढ़ना है, तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। चाहे एयर रेजिस्टेंस नाम सुने होगा कि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो हवा लगती है, तो हवा गाड़ी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती, यानी गाड़ी के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगता है। दिमाग में आ रहा है? तो वो वाला रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला है, यानी इसमें वहाँ पे गाड़ियों को रोकता था तो उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते थे, ये इलेक्ट्रॉनिक को रोकता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो एम्पियर मीटर के संग ये रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है किसमें? सीरीज में। सीरीज में जुड़ा होता है। कैसे सीरीज में जुड़ा होता है? तो मान के चलो ना कि ये है आपका रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से दिखाते हैं, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एम्पियर मीटर, और ये है आपका कंडीशन ए बी। तो आप देख सकते हो ना कि एम्पियर मीटर का एक सिरा रेजिस्टेंस के संग डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि जो एम्पियर मीटर है उसके संग रेजिस्टेंस किस में होता है? सीरीज में होता है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो एम्पियर मीटर के साथ नहीं लग रहा था, वो अलग से उस कंपोनेंट में हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि होता यूँ है ना कि एम्पियर मीटर का, अगर सोचो कि एम्पियर मीटर को अगर हम डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगा दें, तो 220 वोल्ट में लगाओगे तो उतना ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा, और वो करने की वजह से ये जो डिवाइस होगा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा इंटेंसिटी का पावर वो झेल नहीं सकता। इस वजह से हम रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाते हैं, जिसके वजह से वो पावर को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब पावर को जब कम कर देता है तो आराम से हम इसका उपयोग कर पाते हैं और जान पाते हैं कि कितना करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। समझ आया बेटा? क्लियर हुआ ये कि आखिर एम्पियर मीटर है, एमीटर है, ऐसे इसका सिंबल दिखता है। आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाया। इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। किसमें लगा होता है? सीरीज में लगा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लो रजिस्टर होता है, मतलब कि इसकी पावर क्या, मतलब कि इसकी कैपेसिटी क्या होती है? करंट को झेलने की लो होती है, यानी इसके अंदर क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। और लो रेजिस्टेंस से अगर आप हाई वोल्टेज पास कराओगे तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा? पट से हो जाएगा, उड़ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो उसको नहीं उड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि वो उड़े नहीं और हमारा डिवाइस एकदम बढ़िया तरीके से चलता रहे। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आया आप लोग को ये वाला? उसी तरीके से ये हो गया एम्पियर मीटर। अब जैसा कि मैं एम्पियर मीटर की बात कर रहा हूँ, तो इससे पहले जो मैं पोटेंशियल बता रहा था वहाँ पे मैंने एक और मीटर की बात करी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उसका नाम दिया था मैंने वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है बेटा, बिल्कुल इसी तरीके। कैसे? अंतर क्या होता है कि मान चलो कि ये वोल्ट मीटर है, गोल भी हो सकता है, चौकोर भी इस्तेमाल, ये वोल्ट मीटर है ऐसे, और इसमें ये दोनों टर्मिनल निकला हुआ है उसका। होता क्या है
कि वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है ना, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस होता है बेटा, बस जान लो, वोल्ट मीटर में भी होता है, एम्पियर मीटर में भी होता है, लेकिन एम्पियर मीटर में किस में होता है, सीरीज में, और और क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर में किस में होता है, पैरेलल में होता है। बस यही डिफरेंस है बेटा, किस में होता है, पैरेलल में होता है। अब आप सोचोगे क्या बोल रहे हैं, क्या पैरेलल क्या सीरीज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मेरे पास है वो भी। ये देख रहे हो, मैंने दिखाया था, स्टेलर के संग दिखाया था, मैंने कहा कि खोल देता हूँ इसको। इसके अंदर सुई है, 100 है, 200 है, 300 है, भी लिखा है, कंफर्म वोल्ट मीटर है, एकदम टेंशन की बात नहीं है। अब इसको पीछे घुमा देखो, ये रेजिस्टेंस है। अगर मैं एम्पियर मीटर को उठाऊं तो क्या इसके पीछे कोई ऐसा रेजिस्टेंस है, नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर पीछे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कनेक्शन कैसा है, बिल्कुल ऐसा, किसमें, पैरेलल। और एम्पियर मीटर में देखो पीछे कुछ नहीं है, तो इसमें कैसा होता है, सीरीज में। क्लियर हुआ बेटा, जो समझने की कोशिश कर रहा था मैं। तो पैरेलल में होने की वजह से ना, पैरेलल में होने की वजह से अगर हाई वोल्टेज भी जाता है तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही बचाने वाला कौन बैठा हुआ है, वहाँ पे पोटेंशियल बैठा हुआ, ठीक है, पोटेंशियल बैठा हुआ है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इन दोनों में एक बेटा बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, वाई वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस वाइल एम्पियर मीटर हैज लो रेजिस्टेंस। क्यों ऐसा होता है, या मैंने आंसर ही बोल दिया लग रहा है। अब इसको क्वेश्चन को रियलिटी समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन होता है, वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल वाइल एम्पियर मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आप लिख सकते हैं इसको। ये बेसिक प्रिपरेशन में आ सकता है आपके जेई नीट के। वाई वोल्ट मीटर इज connected in parallel while ammeter in series। मस्त क्वेश्चन पूछा बेटा, आंसर आप खुद दे सकते हो, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी डिस्कशन किया इसके ऊपर। क्यों करते हैं बेटा वोल्ट मीटर कनेक्टेड पैरेलल, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्यों करते हैं इसको पैरेलल, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और एमीटर को क्यों सीरीज में करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। सिंपल आंसर। वोल्ट मीटर को हाई इसलिए करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। एम्पियर मीटर को सीरीज में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है लो। समझ में आया, बात समझ में आई, जहाँ तक उम्मीद है हमको समझ में आ गई होगी आपको। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे एप्लीकेशन एमीटर जाना, और वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में क्या ऐसा संबंध बन रहा था वो भी हमने इस क्वेश्चन के साथ उसको मार्क कर दिया। ओके, अब आखिरी बेटा बचा हुआ है कन्वर्जन चार्ट, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप हमको ज़रूर बताइएगा क्यों क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको और बेहतर समझाने की कोशिश आपको करूँगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ बेटा, इसका नोट्स बना लो, ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपको चाहे FA1 हो, चाहे FA2 हो, चाहे हाफ ईयरली हो, अगर जिसमें चैप्टर 1 आ गया, समझ लो इलेक्ट्रिक फिजिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, इतना ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब कन्वर्जन चार्ट की बात करो तो कुछ हैं जैसे 1 मिली, 1 सेंटी, 1 माइक्रो, 1
नैनो, 1 पिको, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फर्मी, 1 फर्मी। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं आपके कन्वर्जन लिस्ट में पहले एलिमेंट। और दूसरों के जानेंगे हम लोग किलो, मेगा, ठीक है, ये दोनों जानेंगे इधर से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 1 मिली का मतलब होता है ना 10 का पावर -3। इसका उपयोग कैसे करोगे? तो अगर आपसे बोल दिया बेटा कि अगर I की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है, समझे ना, अगर I की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर -3 एम्पियर होता है। तो बस तुरंत आप क्या कर दोगे यहाँ पे, I इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर, कन्वर्ट कर दिया मिली एम्पियर से एम्पियर में। तो ये होता है तरीका, ठीक है। उसी तरीके से 1 सेंटी में 10 का पावर -2 आता है, 1 माइक्रो में 10 का पावर -6 आता है, ठीक है। नैनो में 10 का पावर -9 आता है, पीको में 10 का पावर -12 आता है, एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 आता है, और फर्मी में 10 का पावर -15 आता है। अब वो डिपेंड करता है ना कि आप यहाँ पे ले क्या रहे हो। करंट लोगे तो एम्पियर में बात करेंगे, वोल्टेज लोगे तो वोल्ट में बात करेंगे, और भी अदर कुछ लोगे तो उसमें बात करेंगे, मीटर लोगे तो मीटर में बात करेंगे, समझ में आया। पर ये जो एक चीज़ है ना, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए, क्योंकि चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, कन्वर्जन चार्ट हमेशा ही आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। एकदम इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है ना बेटा, तो आपका काम 20% आसान हो जाएगा। तो आपको बस 80% ही उस न्यूमेरिकल पे मेहनत करना है, बाकी 20% का काम आपका आसान हो गया। अब इसमें 2 और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। किलो का मतलब होता है बेटा 10 का पावर 3, और मेगा का होता है 10 का पावर 6। 2 होता है, इसमें माइनस नहीं होता है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू करता है, और इसमें माइनस होता है ना क्योंकि वैल्यू क्या कर देता है, छोटी कर देता है, इसमें छोटी वैल्यू की बातें करता है। इस वजह से तो यहाँ हमारे पास 2 चार्ट आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। आप दोनों को दिमाग में अच्छे से बैठा लोगे, और बैठा के और इसका प्रयोग आप न्यूमेरिकल लगाने में ज़रूर करोगे। और जब इसका प्रयोग करोगे ना, न्यूमेरिकल का जो टाइम होगा ना, वो जो आप 2 मिनट ले रहे थे करने में, वो अब 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड में कंप्लीट हो जाया करेगा। तो ये आपके लिए हमेशा क्या करेगा, यूज़फुल करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, जिसमें कुछ और भी इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं, और कुछ ज़रूर कम्प्लीमेंट बताएं कि क्या हम इसके अंदर और सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो वो भी बेटर कम्प्लीमेंट दें, अगर नहीं कर सकते तो और भी अच्छा। पर आपका साथ बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं मेंटोर हूँ आपका और आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे बेटे हैं, स्टूडेंट हैं, चेले हैं, तो आपको हमारा हेल्प तो करना ही पड़ेगा, और मैं आपकी हेल्प करूँगा। वी आर बोथ इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ओके। कोई दिक्कत, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि बेटा ये चैनल बहुत बढ़िया है दोस्त, इसको करो, और इस पर बहुत ही बेसिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें, जेईई नीट मेंस एडवांस की प्रिपरेशन की चीज़ें बेसिक लेवल से बताई जाती हैं, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।